हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोह काव्य खंड की अगली कविता उषा। इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। उषा अर्थात प्रातःकाल। प्रातःकाल भी वो समय जब रात्रि का गहन अंधकार छट चुका होता है और सूर्योदय नहीं हुआ होता है, अर्थात सूर्योदय से पहले का जो समय है वो उषा कहलाता है। कवि ने यहाँ पर उषा काल का ही वर्णन किया है, हमें उसके बारे में बताया है। क्योंकि सामान्यतः हम उषा काल में प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में नहीं जानते, हम उन्हें देख नहीं पाते। और उसका कारण यह है कि आज के दौर में सभी को देर से सोकर उठने की आदत है, इसलिए जब तक हम लोग उठते हैं तब तक सूर्योदय हो चुका होता है, सूर्य अपना प्रकाश धरती पर फैला चुका होता है। तो कवि ने हमें उसी उषा काल के बारे में बताया है और उसका बहुत ही सुंदर, सजीव और मनोहारी वर्णन उन्होंने किया है। कवि बताते हैं कि सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है और वह किसी के भी मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। उसको उन्होंने अनेकों उपमाएं देकर हमें बताया है, हमें समझाने का प्रयास किया है और उसके बारे में हमें बताया है। तो अब हम पढ़ते हैं उषा कविता, प्रारंभ करते हैं। आइए पढ़ते हैं। प्रात नभ था बहुत नीले, शंख जैसे भोर का नाम, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू उषा का टूटता है अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहते हैं प्रातः नभ था, प्रातः काल का नभ था, आसमान था, आकाश था, अर्थात आकाश के उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब प्रातः काल हुआ था। बहुत नीला शंख जैसे, और वह जो आसमान था वो इतना ही गहरा लग रहा था जैसे कि एक शंख का रंग होता है, इतना ही गहरा वह लग रहा था। भोर का नभ, प्रातः काल का आसमान था। अब उसे वो एक उपमा के माध्यम से समझाते हैं। राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। वो कहते हैं कि जिस तरह प्राचीन काल में कहिए या पहले समय में ग्रामीण परिवेश में जब महिलाएं खाना बनाती थी तो उस चूल्हे पर खाना बनाने के बाद दोबारा खाना बनाने से पहले उसको राख से लिपती थी, राख से लिपती थी, फिर वह सूखता था और तभी उसके ऊपर दोबारा खाना बनाया जा सकता था। ऐसी स्थिति थी। तो उस राख से लीपे हुए चौके से कवि ने सुबह के आसमान की उपमा दी है। कहते हैं कि जब रात्रि का अंधकार कम हो रहा होता है तो उस समय जो आसमान का रंग होता है वह गहरा स्लेटी रंग का हो जाता है और जो राख होती है वह भी स्लेटी रंग की होती है। तो जो आसमान का स्लेटी रंग है उसकी उपमा उन्होंने राख के रंग से दी है। दूसरी ओर अभी वो कहते हैं कि ये चौका अभी गीला पड़ा है, अर्थात वो गीला है, सूख नहीं पाया है। ऐसा उन्होंने इसलिए बताया है क्योंकि वातावरण में जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसको उन्होंने उस चौके के गीलेपन से संबोधित किया है। अब कवि बताते हैं कि आसमान में जो आसमान का रंग स्लेटी रंग का, गहरे स्लेटी रंग का हो गया है, वह स्लेटी रंग और उसके साथ मिली हुई वातावरण में नमी, जो ओस गिरने के कारण वातावरण में नमी हो जाती है, उस गहरे स्लेटी रंग और नमी को कवि ने राख से लिपे हुए चौके के समान बताया है, राख और उसके गीलेपन से संबोधित किया है।
तो कवि कह रहे हैं जो चौका है वो राख से लीप तो दिया गया है लेकिन अभी गीला पड़ा है। वही स्थिति आसमान की है, वह गहरे स्लेटी रंग का है और उसमें ओस की नमी फैली हुई है। अब जो ये पंक्ति है अभी गीला पड़ा है, ये कोष्ठक में दी गई है अर्थात ब्रैकेट में दी गई है। तो कोष्ठक में हम वो पंक्तियां दी जाती हैं हमें जिन्हें कवि बताना तो चाहते हैं, जिनकी जानकारी तो देना चाहते हैं, लेकिन उसे सबके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते। तो राख के गीलेपन को वो हमें बताना चाहते हैं, हमें जानकारी देना तो चाहते हैं, लेकिन सबके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने उसे कोष्ठक में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि राख का से लिपा हुआ जो चौका है वो अभी गीला पड़ा है। अब एक और उदाहरण देकर वो बताते हैं, वो कहते हैं कि आसमान जब गहरे स्लेटी रंग का हो जाता है तो उसके बाद वो फिर से रंग बदलता है। उसका जो रंग है वो हल्के लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में लालिमा बिखेर दी गई हो, लालिमा फैला दी गई हो। उसको वो एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कि बहुत काले रंग की सिल अर्थात पत्थर का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा जो सिल कहलाता है वो इस स्थिति में होता है कि सिल के एक टुकड़े, सिल पर एक छोटे पत्थर के टुकड़े से उसको प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रयोग किया जाता है चटनी पीसने के लिए, मसाला पीसने के लिए, जो कार्य हम आज मिक्सी से करते हैं आज के समय में। तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में ज्ञान नहीं भी होगा, लेकिन यदि हम चाहें तो उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ग्रामीण परिवेश में ये सारे कार्य सामान्यतः सिल से ही होते हैं, लेकिन कवि ने उसी चीज़ का वर्णन करते हुए कहा है कि उस काले गहरे काले पत्थर की जो सिल है उस पर किसी ने लाल रंग का केसर पीसा है, और केसर पीसने के बाद जब उस सिल को धोया है पानी से तो वो जो पानी था वह भी लाल रंग का हो गया, हल्के लाल रंग का, और चारों ओर फैल गया। तो उस सिल पर पीसी गई लाल केसर को धोने के बाद जो हल्के लाल रंग का पानी चारों ओर बह गया है, उस बहते हुए पानी से कवि ने आसमान में स्लेटी रंग के बाद फैलने वाली लालिमा को उन्होंने संबोधित किया है। उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है कि आसमान में जो फैली हुई लालिमा है वो उस केसर को पीस देने के बाद धुले हुए पानी से उसे उन्होंने दर्शाया है। तो कवि ने हमें जो सारी बातें हैं, जो सारे दृश्य हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है और हमें समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने आसमान के स्लेटी रंग को राख के माध्यम से बताया है, आसमान में फैली नमी को चौके के गीलेपन से बताया है, और आकाश में फैली लालिमा को सिल पर केसर पीसने के बाद पानी से जब धोया जाता है तो वो जो हल्के लाल रंग का जो पानी फैलता है उसके माध्यम से समझाया है। तो वो हमें सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, या फिर नील जल में क्या किसी की गौर झिलमिल देह की जैसे हिल रही हो। अब पहले आसमान स्लेटी रंग का था, फिर वो लालिमा फैल गई, लाल रंग का हुआ, और अब उसके बाद जो हमारा आसमान है वो हमारा सूर्योदय हो गया और उस पर प्रकाशमान हो गया, चारों ओर उजाला फैल गया, सूर्य की किरणें धरती पर आईं और उन्होंने प्रकाश फैला दिया। उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें धरती पर पड़ रही हैं तो वो धरती पर पड़ती हुई किरणें ऐसी लग रही हैं जैसे कोई गौर देह, गोरे रंग की देह या शरीर वाली कोई युवती एक नीले जल में स्नान कर रही हो। वहाँ वो स्नान कर रही है और उस रूप में कवि ने उसे दर्शाया है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो धरती पर पड़ रही हैं और चारों ओर अपना प्रकाश फैला रही हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया है कि जैसे कि गोरे शरीर वाली कोई युवती नीले जल में नहाकर निकली हो और अपनी सुंदरता वो चारों ओर फैला रही हो, ऐसा कवि ने हमें बताया है, वो हमें बता रहे हैं।
तो अब वो साथ ही साथ वो कहते हैं, और जादू टूटता है अब उषा का सूर्योदय हो रहा है, कि उस उषा काल का अर्थात सूर्योदय से पहले के जो दृश्य थे उनका जो जादू कवि के मन पर छाया हुआ था, वो दृश्य जो कवि को आकर्षित कर रहे थे, उनका जो वो आकर्षण था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कवि के मन से उसका प्रभाव हटता जा रहा है। कैसे? ऐसे कि अब आसमान में सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय होने के साथ साथ कवि के मन पर उषा काल का जो जादू छाया हुआ था वो समाप्त हो गया है, और उषा काल के जो बदलते रूप थे जो कवि उस प्रकृति में देख रहे थे उन सब वो सब समाप्त हो गए हैं, और अब कवि का ध्यान सामान्य रूप से वहाँ से हट गया है। तो कवि ने हमें यहाँ पर उषा काल के बारे में बताया है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और उन्होंने अनेकों प्रकार से अनेकों उदाहरणों के माध्यम से इसका वर्णन यहाँ पर किया है। यहाँ पर कवि ने अलंकारों का बहुत ही अच्छा मनोरम प्रयोग किया है, बहुत ही सजीव प्रयोग किया है। यहाँ पर उन्होंने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार जब किसी एक चीज़ की हम दूसरी चीज़ से तुलना करते हैं या उसके आधार पर उसकी समानता बताते हैं तो वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। यहाँ पर कवि ने आसमान के स्लेटी रंग की उपमा राख से दी है। राख भी स्लेटी रंग की होती है और आसमान भी गहरे स्लेटी रंग का उस समय हो रहा है। आसमान में जो छाई हुई ओस से फैली हुई नमी है उसके बारे में उन्होंने बताया है। किसके माध्यम से? चौके के गीलेपन के माध्यम से। दूसरी ओर इस गहरे स्लेटी रंग के बाद जो आसमान है वो लाल रंग से भर गया है, लालिमा फैल गई है। उसको उन्होंने बताया है एक पत्थर की काली सिल पर केसर पीसकर जब उस सिल को धोया जाता है तो वो जो धोने का जो पानी होता है वह भी केसर के प्रभाव में आकर हल्के लाल रंग का हो जाता है, और उसके माध्यम से उन्होंने दर्शाया है। दूसरी ओर यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी जड़ पदार्थ को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर कवि ने उस उषा काल को या सूर्य की किरणों को इनको एक मनुष्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने उसे एक गोरे शरीर वाली युवती के रूप में दर्शाया है। वो बताते हैं कि एक गोरे रंग की गोरे शरीर वाली युवती वहाँ पर जल में जैसे स्नान कर रही हो, ऐसा उन्होंने बताया है सूर्य की धरती पर पड़ने वाली किरणों के लिए। तो यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। साथ ही कवि ने जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया है। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई भी वर्ण लगातार उसी क्रम में एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि नील जल या ला वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर ला वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो कवि ने हमें यथास्थान अलंकारों का प्रयोग करके इस कविता को समझाने में बहुत मदद की है। उन्होंने जो प्रयास इस कविता को या विशेषकर उषा काल को समझाने का किया है वह बहुत ही सफल रहा है और सराहनीय रहा है। उन्होंने हमें उस समय का वर्णन करके हमें उसकी जानकारी दी है जो हम देख नहीं पाते, जो हम जानते नहीं हैं। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि रात्रि का गहरा अंधकार होता है और उस गहरे अंधकार के बाद सूर्योदय हो जाता है, आसमान में उजाला छा जाता है, प्रकाश फैल जाता है और चारों ओर उजाला ही उजाला हम देखते हैं। हमें प्रातःकाल का सिर्फ इतना ही अंदाजा होता है, लेकिन कवि ने उस गहरे अंधकार और इस प्रकाश के बीच जो प्रतिक्रियाएं प्रकृति में होती है, जो आसमान में होती है, उन सब के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है। उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह आसमान में अलग अलग प्रकार से प्रकृति नए नए रूप दिखाती है, नए नए बदलाव लाती है,
और तब कहीं जाकर सवेरा होता है, तब कहीं जाकर सूर्योदय होता है, ऐसा कवि ने हमें समझाया है। और कवि का यह जो प्रयास है यह बहुत सफल है और यहाँ पर उन्होंने प्रकृति का सजीव, मनोहारी, आकर्षक चित्रण हमारे सामने किया है। और यहीं पर हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।